गुड इवनिंग एवरीवन। अपना जो प्रीवियस टॉपिक था थिंकिंग वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म थी, जैसे कि डेल्यूजन, इसके अलावा हाइपोकोंड्रियासिस, फोबिया, ऑब्सेशन, फ्लाइट ऑफ आइडिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, थॉट ब्लॉकिंग, थॉट रिटार्डेशन, पुअर्टी ऑफ स्पीच, लोगोरिया, और भी बहुत सारी टर्म थी जो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपना जो टर्म वाला टॉपिक है वो ख़त्म होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आज तक की आपने क्लास ली होगी तो साइकेट्रिक ये माने कि आपकी 60% से ज़्यादा आपको समझ आ चुकी है। जब मैं आपको भी डिसऑर्डर से स्टार्ट करूँगा तब आपको इसका पता लगेगा कि जो प्रीवियस क्लासेस थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, और अगर नहीं करी है तो कुछ वीडियोस तो प्राइवेट है लेकिन कुछ पब्लिकली है, उनको आप देख सकते हैं अभी भी। और टाइम से पंक्चुअल रहें। ग्रुप में क्लास के बारे में अपडेट कर दिया जाता है, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लें डेली। क्लास नहीं होती है तो कोई नहीं, लेकिन जिस दिन क्लास होती है उस दिन कभी भी मिस नहीं करें। तो आज का टॉपिक जो है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कुछ थिंकिंग के ही डिसऑर्डर बचे हुए हैं वो करेंगे, और कुछ अदर डिसऑर्डर आज अपन करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग करते हैं अपन कुछ थिंकिंग के बचे हुए डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर अपन थिंकिंग के कुछ डिसऑर्डर्स की बात करें तो 3 तो मेन डिसऑर्डर अदर बचे हुए हैं, जिनमें से हैं थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्जन एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। बात को समझना, थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ये 3 डिसऑर्डर हैं जिसको अपन अदर में इंक्लूड करते हैं। और ये थिंकिंग के जो डिसऑर्डर, इनमें होगा क्या, देखो थोड़ा सा आपको समझना है, ऑटोमेटिकली तीनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। थॉट विड्रॉल, इंसर्जन और ब्रॉडकास्टिंग। अगर अपन बात करें थॉट विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है दूरी बनाना, दूर होना या निकाल लेना। तो पर्सन क्या कहेगा कि मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, वो ऑटोमेटिकली या किसी पावर के द्वारा मेरे से अलग किए जा रहे हैं, मेरे माइंड से निकाल लिए जा रहे हैं। अगर आपके इस तरीके के कुछ विचार बन रहे हैं या आपका बिलीफ कुछ ऐसा है, तो अपन इसको कहेंगे थॉट विड्रॉल। थॉट इंसर्जन मतलब क्या कहेगा पर्सन कि कोई ना कोई पर्सन है जो मेरे माइंड में थॉट्स को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, इंपोज कर रहा है। इसका मतलब थॉट होगा इंसर्जन। देखो डेफिनेशन से समझ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थॉट विड्रॉल क्या कहेगा, पेशेंट बिलीव्स दैट थॉट्स आर escaping through the any superpower या एनी पर्सन। आप कहेंगे थॉट्स आर escaping by any superpower, by any superpower या एनी पर्सन। कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपके थॉट्स को एस्केप कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, दूर कर रहा है आपसे किसी सुपर पावर के द्वारा। अगर आपके विचार दूर हो रहे हैं, ऐसा आपको विश्वास है, ऐसा आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आप कहेंगे थॉट विड्रॉल। क्लियर है? थॉट विड्रॉल के अंदर पर्सन ऐसा ही कहता है कि जो आइडियाज़ हैं वो किसी ना किसी पर्सन के द्वारा या पावर के द्वारा निकाले जा रहे हैं। इंसर्जन में क्या होगा, क्या होगा, देखो इसमें इसका जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है। क्या होगा, थॉट्स आर इम्पोज्ड या इंसर्टेड, थॉट्स आर
इंसर्टेड बाय एनी सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा मेरे माइंड में थॉट्स को कोई ना कोई इंसर्ट कर रहा है। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये विचार मेरे नहीं है। मैं जो विचार व्यक्त कर रहा हूं ये विचार मेरे नहीं है, तो फिर किसके हैं? ये तो किसी ना किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा मेरे माइंड के अंदर इंसर्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब थॉट इंसर्टेड। मेरे विचार पावर के द्वारा निकाल लिए जाते हैं, विड्रॉल। और ऐसे ही होता है ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा ही एक डिसऑर्डर होता है जिसको अपन कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। और याद रहे, थॉट ब्रॉडकास्टिंग में जो पर्सन होता है वो एक्सपीरियंस करता है कि उसके थॉट्स हैं वो किसी ना किसी पावर के द्वारा, पर्सन के द्वारा एस्केप किए जा रहे हैं। पर्सन क्या होगा? डेफिनेशन क्या कहोगे आप? सब्जेक्ट experience that his thoughts are being experienced by others, या कह सकते हैं एनी पावर या पर्सन, जो भी कहे आप। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसमें पर्सन कह रहा है सब्जेक्ट कौन? जिसको प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट एक्सपीरियंस दैट, उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसके विचार थॉट्स आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय अदर्स। मेरे जो विचार है ना, मेरे विचार वो मेरे बिना एक्सप्लेन किए आप सबको पता लग जाते हैं। देखो, मेरे जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट होते हैं दुनिया में। ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट का मतलब था प्रसारण। समझना बात को। ब्रॉडकास्टिंग जो वर्ड मैंने लिखा है, इस ब्रॉडकास्टिंग वर्ड का मतलब होता है प्रसारण। प्रसारित किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, मेरे बिना बताए, मेरे बिना ब्रॉडकास्ट किए दूसरों के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, एक्सपोज किए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कहलाएगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग। मेरे विचार दूसरों के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। कोई सुपर पावर है या दूसरा पर्सन है जो इंसर्ट कर रहा है थॉट्स, मेरे माइंड में विचार डाल रहा है, मेरे माइंड पर विचार थोप रहा है। इसका मतलब थॉट इंसर्जन। और थॉट विड्रॉल का मतलब होगा ये जो विचार है, मेरे माइंड में जो विचार बनते हैं, मैं क्या करूं? कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसा पर्सन है जो उनको क्या कर लेता है, मेरे से अलग कर लेता है। इसका मतलब कहलाएगा थॉट विड्रॉल। तो याद रखें दोस्तों, ये जो थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्जन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, इनकी इम्पोर्टेंस कहाँ है? तो नोट लगा करके आप लिखेंगे। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप कहेंगे इंक्लूडेड इन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। इंपॉर्टेंट बात, समझना बात को। थॉट इंसर्जन, थॉट ब्रॉडकास्ट एंड थॉट विड्रॉल are the first rank symptoms of schizophrenia, included in the first rank symptom of schizophrenia। अगर आप पढ़ेंगे शिजोफ्रेनिया तो दोस्तों शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे किया है? प्राइमरी साइन, फंडामेंटल साइन, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइन, फर्स्ट रैंक साइन, साइन मतलब सिम्टम्स, सेकेंड रैंक साइन सिम्टम्स। इस तरीके से अलग अलग उनको पार्ट में डिवाइड किया है। पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, फर्स्ट रैंक सिम्टम, सेकेंड रैंक सिम्टम, प्राइमरी, फंडामेंटल, सेकेंडरी सिम्टम्स, ऐसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। 4A सिम्टम, देखो 3 बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, समझना बात को। 4A सिम्टम किसने दिए? 4A सिम्टम्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 4A सिम्टम्स गिवन बाय यूगेन ब्लूलर।
यूजेन ब्लूलर। यूजेन ब्लूलर जो है, इनके द्वारा ब्लूलर ने 4A सिम्टम दिए थे। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, याद रहे 4A सिम्टम किसने दिए थे, कौन कौन से हैं, शायद याद आ गया होगा आपको। मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ऑटिज्म, एसोसिएटिव यूजनेस, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट एम्बिवेलेंस, चारों ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। तो आपने कह दिया 4A सिम्टम्स, एंड 4A सिम्टम्स आर सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया एंड गिवन बाय ब्लूलर। वैसे ही फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक सिम्टम्स, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक सिम्टम्स आर गिवन बाय क्यूट स्नेडर। जो क्यूट स्नेडर हैं, इन्होंने CHNEI स्पेलिंग सही से लिखना, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, क्यूट स्नेडर SCHNEIDER। ठीक है, जो क्यूट स्नेडर है, इन्होंने फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक सिम्टम्स दिए थे, याद रहे। ब्लूलर ने 4A दिए थे। ठीक है, तो ये जो क्यूट स्नेडर है, इन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए। वो कौन कौन से थे, उनमें 3, इन फर्स्ट रैंक में से 3 थे, थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है। तो ये 3 सिम्टम्स थे जो अदर के अंदर इंक्लूड किए जा रहे थे और इम्पोर्टेंट थे, जो इस वजह से मैंने बताया है। 2 और है जिनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन से हैं, थिंकिंग वाले बता रहा हूँ अभी तक मैं ना, अभी दूसरे में नहीं गया है। नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म, बात को समझना। नियोलॉगिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, नियो और लॉगिज्म। नियो का मतलब न्यू और लॉगिज्म का मतलब वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स को इन्वेंस करना, नए नए वर्ड्स को बनाना क्या कहलाता है, नियोलॉगिज्म। क्लियर है क्या, नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब होगा नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन या इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसके अंदर आमिर खान को कहा जाता, पढ़ाने के लिए सामने भेज दिया जाता है और वो एक वर्ड लिखता है, ठीक है, और बोलता है कि आप जल्दी से इसका मीन ढूंढ करके बताओ। सब बुक्स में देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी को कोई भी मीन्स अर्थ समझ में नहीं आता, उसका मतलब नहीं मिलता है, वो वर्ड ही नहीं मिलता है, और उसके बाद में वो बोलता है कि ये तो मैंने मेरे दोस्त का नाम उल्टा लिखा था। एक तरीके से देखा जाए तो एक नया वर्ड उसने क्रिएट कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको नहीं कहेंगे, वैसे ही उसी प्रकार से अगर आप कोई नया वर्ड बना लेते हैं, नए वर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसका मतलब इसको कहेंगे अपन नियोलॉगिज्म। क्लियर है। नियोलॉगिज्म जो होता है, ये नॉर्मली भी बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ भी काम में लिया जाता है। और कई बार एबनॉर्मली साइकेट्रिक पेशेंट्स भी कुछ नए नए वर्ड्स का इन्वेंस कर देते हैं और वो आप समझ नहीं पाते। इसका मतलब उन नए वर्ड्स को अपन क्या टर्म देंगे, नियोलॉगिज्म। क्लियर है। और लास्ट है थिंकिंग का डिरेलमेंट। एक वर्ड है, एक टर्म है जिसका मतलब होता है डिरेलमेंट। और ये जो डिरेलमेंट है, इस डिरेलमेंट का मतलब होता है कि पटरी से उतरना। हिंदी में समझना, पटरी से उतरना मीन्स होगा क्या, सडन डेविएशन इन द टॉपिक, सडन डेविएशन इन द टॉपिक। पर्सन बात करते करते एकदम से टॉपिक चेंज कर देगा। बात करते करते आपसे टॉकिंग करेगा और करते करते एकदम से सडन दूसरे टॉपिक पे डेविएट हो जाएगा, उस पर चला जाएगा। लेकिन बार बार नहीं होगा, समझना। मैंने आपको एक डिसऑर्डर बताया था, एक टर्म बताई थी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज।
फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के अंदर मैंने बताया था कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर रेगुलरली जंप करता है, बताया था मैंने। एक टॉपिक से दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, आगे से आगे पहुंचता जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पर्सन बात करेगा जैसे कि अपन स्टडी की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। आज मैं आपको थिंकिंग के डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ और अभी अपन डीरेलमेंट। और बताओ कैसा मौसम, तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, अच्छा मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में घूमना चाहिए, बढ़िया एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, क्लास ख़त्म। ऐसा नहीं है, क्लास ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ डीरेलमेंट का। मैं बात कर रहा था, देखो, स्टडी के बारे में, पढ़ने के बारे में, क्लास के बारे में, टॉपिक के बारे में, और बात करते करते सडन मैंने टॉपिक चेंज करके निकल गया। मीन्स इसको अपन कहेंगे क्या, डीरेलमेंट। आपका माइंड का भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, सडन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन टॉपिक। ठीक है, आप कह सकते हैं सडन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन टॉपिक। ठीक है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा सडन और एकदम से दूसरे टॉपिक पर चला जाएगा। इसको अपन कहेंगे क्या, डीरेलमेंट। ये कुछ अदर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, जिनका कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर में मीन्स था, जैसे कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक डिसऑर्डर में देखने को मिल रहा था। इनका कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है इस वजह, लेकिन एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको मीन्स पता होना चाहिए। क्लियर है। और एक और है जो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, माइंड में आते ही जा रहे हैं। ठीक है, बताता हूँ लास्ट, वर्ड सलाद। वर्ड सलाद, वर्ड सलाद का मतलब होगा SALAD। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, वर्ड सलाद का मीन्स होगा मिक्सअप करना। अपन सलाद बनाते हैं खाने के लिए, खाते हैं ना, खाने में ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आपके पास है, फ्रूट्स, जो भी आप जिसका भी बना रहे हो, सब कुछ क्या करते हैं, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। समझ में ही नहीं आता क्या है, उसी को अपन कहते हैं मिक्सर, सलाद। वैसे ही अगर आप वर्ड्स का मिक्सर कर दो, सीधी डेफिनेशन है, मिक्सर ऑफ द वर्ड्स, मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स, मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स नोन एज वर्ड सलाद। अब क्या ये जो मिक्सचर होगा, इसका कोई मीन्स निकलेगा क्या, बताए? इस मिक्सचर का कोई मीन्स निकलेगा क्या? नो। बात समझना, इसके आगे एक वर्ड आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दिख रहा होगा आपको सभी को, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं हो, उस तरीके से अगर आप वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं तो अपन इसको क्या कहेंगे, वर्ड की सलाद बनाना, वर्ड सलाद। क्लियर है। तो ये थे आपके थिंकिंग के कुछ डिसऑर्डर्स। थिंकिंग के डिसऑर्डर कंप्लीट होने जा रहे हैं। कल अपन जो टॉपिक लेंगे क्लास में वो नया लेंगे, इस वजह से आज छोटे मोटे जो टर्म है और जो इम्पोर्टेंट है वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट अपना माइंड का कंपोनेंट बच गया है, जो भी मैं अभी आज की क्लास में कंप्लीट करूँगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको जल्दी से साइकेट्रिक की हेल्प मिल सके। अपन जल्दी से जल्दी अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा करके साइकेट्रिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो आज थिंकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कॉन्शियसनेस। मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस की कुछ टर्म है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मली समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीन्स क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो देखें, कॉन्शियसनेस का मीन्स अपन नॉर्मली क्या समझते हैं, अनकॉन्शियस मतलब अपन समझते हैं बेहोश हो जाना, और कॉन्शियस मतलब होश में रहना, ये समझते हैं अपन। लेकिन अगर इसकी टर्म में बात करें, अगर इसकी कोई
एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जिसमें आप हैं, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई जो होते हैं, अगर उन स्टिमुलाई को अगर आप पहचानते हैं या उनको आप रेस्पोंड करते हैं तो कहा जाता है कि आप कॉन्शियस हैं। रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अपन कहेंगे पर्सन क्या है, कॉन्शियस। अगर रेस्पोंड कर रहा है तो याद रखना, लिख रहा हूं मैं, रेस्पोंड टू एक्सटर्नल या कह सकते हो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। समझना बात को, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रेस्पोंड कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे चुटकी काट रहा हूँ, आप हाथ दूर ले जाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात को समझना। लेकिन ये कॉन्शियसनेस यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, कॉन्शियसनेस के अंदर ओरिएंटेशन को भी इंक्लूड किया गया है। ओरिएंटेशन विद रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई नोन एज कॉन्शियसनेस। ओरिएंटेशन के साथ में ये रेस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन किसके साथ में, ओरिएंटेशन के साथ में। तब जाकर के आप कहेंगे कि पेशेंट इज फुली कॉन्शियस। वो फुली कॉन्शियस है, वो पूरा कॉन्शियस है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट होंगे तो सबसे पहला वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पोंड करेगा और दूसरा वो ओरिएंटेड रहेगा। अब कोई पूछ ले कि ये ओरिएंटेशन क्या आ गया, इस ओरिएंटेशन को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन इज नोन एज ओरिएंटेशन। मतलब कि टाइम, अभी क्या हो रहा है, शाम हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, क्या हो रहा है, सुबह शाम दोपहर रात। आप कहेंगे शाम हो रही है, रात हो रही है, कोई कह दे कि साहब सुबह हुई है, अभी तो उठे हैं, इसका मतलब वो टाइम के लिए अवेयर नहीं है। आप कहाँ हो भी, आपको पूछा जाता है अभी आप घर में हो, अगर हॉस्पिटल में हो तो आप कहेंगे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप मूवी थिएटर में अगर मूवी देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं थिएटर में हूँ। आप मार्केट में गए हुए हैं, आपको कोई पूछता है कि कहाँ हो तो आप कहते हो मार्केट में हूँ, इसका मतलब आप प्लेस ओरिएंटेड हो। और पर्सन आपको पूछा जाता है जिसको आप देख रहे हो वो क्या है, आप कहेंगे कि कोई टीचर है। आपके सामने आपके घर वाले बैठे हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, आप कहते हो कि मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, इसका मतलब आप किसके लिए अवेयर हैं, पर्सन के लिए। ये वाइट कोट में हॉस्पिटल में जो आपके सामने खड़े कौन है, ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इसका मतलब आप क्या है, ओरिएंटेड है, किसके लिए, पर्सन के लिए। इफ़ यू ओरिएंटेड फ्रॉम टाइम, प्लेस एंड पर्सन then it is known as orientation. If orientation with response to external stimuli then it is known as consciousness. फिर इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया है ओरिएंटेशन को। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओरिएंटेशन क्या होता है और कॉन्शियसनेस क्या होता है। कोई पूछ ले कि अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, तो क्या कहोगे, unconsciousness means patient is unaware about time, place and person and unable to respond to any external stimuli। ना तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने योग्य है, ना ही वो टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में अवेयर है। तो आप कह दोगे दोस्तों क्या है ये पर्सन, अनकॉन्शियस। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कोई टफ नहीं है। अब बात करते हैं, जब इस कॉन्शियसनेस में
कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो इसको आप कौन सा डिसऑर्डर नाम देंगे, कौन सी टर्म नाम देंगे? तो अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट सबसे पहली टर्म, या कह सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, और कहेंगे स्टूपर। स्टूपर, और स्टूपर का मतलब होता है एकाइनेजिया प्लस म्यूटिज्म। बात को समझना, ये जो स्टूपर है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो टर्म से मिलकर बना है दोस्तों। एक तो एकाइनेसिया, द वर्ड एकाइनेसिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, एब्सेंस ऑफ movement. The word akinesia means absence of movement. The word hyperkinesia means increased movement. The word hypokinesia means decreased body movement. समझ में आ गया होगा? एकाइनेजिया, हाइपरकाइनेजिया, हाइपोकाइनेजिया, डिसकाइनेजिया। डिसकाइनेजिया मीन्स एबनॉर्मलिटी इन द मूवमेंट्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। बहुत ईजी है, साइकेट्रिक अगर आप अच्छे से समझेंगे तो एकाइनेजिया प्लस म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पीच। क्या कहेंगे? म्यूटिज्म का मतलब एब्सेंस ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच का एब्सेंट होना क्या कहलाएगा? म्यूटिज्म। तो देखो आप इसको क्या स्पीचलेस कह सकते हैं? क्या स्पीचलेस कह सकते हैं म्यूटिज्म को? और इस मूवमेंट एब्सेंट को क्या कह सकते हैं? स्पीचलेस एंड मोशनलेस। मतलब ना ही तो आप में कोई मूवमेंट है, ना ही कोई स्पीच है। अगर आप ऐसा कुछ शो कर रहे हैं तो दोस्तों अपन उसको क्या कहेंगे? स्टूपर। स्टूपर, स्टूपर मीन्स आप कहेंगे कि पर्सन के ना तो कोई मूवमेंट, ना कोई स्पीच। बिल्कुल कयामत मूवी देखी होगी आपने, अजय देवगन जेल में इसी तरीके से पड़ा रहना। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई मूवमेंट करते हुए, कोई उठाता है तो पकड़ के उठाता है, बिठाता है, वहीं पे बैठ जाता है, वैसे ही घंटों तक बैठा रहता है, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी स्पीच प्रोडक्शन के, बोलने के, घंटों तक सिर्फ ब्रीदिंग मूवमेंट प्रेजेंट रहते हैं। अगर ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं हो तो आप देख करके एक बार तो चौंक जाएंगे कि कहीं डेथ तो नहीं हो गई है। ब्रीदिंग मूवमेंट और आई मूवमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। बिल्कुल पर्सन एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठा रहेगा। अपने इसको कहेंगे दोस्तों क्या? स्टूपर। और याद रहे ये जो स्टूपर है, ये जो स्टूपर है, इसमें मूवमेंट याद आते ही अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टिविटी का डिसऑर्डर होगा। दोस्तों याद रखना है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर कभी भी स्टूपर नहीं होता है। तो क्या होगा? अपन कहेंगे कॉन्शियसनेस। स्टूपर किसका डिसऑर्डर है, किसके अंदर एबनॉर्मलिटी की वजह से अराइज होता है? तो आप कहेंगे कॉन्शियसनेस। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा इसकी डेफिनेशन, स्पीचलेस एंड मोशनलेस नोन एज स्टूपर, या एकाइनेजिया प्लस म्यूटिज्म इज नोन एज स्टूपर। स्टूपर में दो टर्म और आपके क्लियर हो गई होगी, एकाइनेजिया, डिसकाइनेजिया, हाइपरकाइनेजिया, हाइपोकाइनेजिया और म्यूटिज्म। क्लियर है? तो ये आपके स्टूपर। और स्टूपर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना, एक स्पेसिफिक टाइप का सिजोफ्रेनिया होता है जिसको कहते हैं अपन केटाटोनिक स्टूपर। जब आप सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो उस सिजोफ्रेनिया में एक स्पेसिफिक टाइप का
डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केटाटोनिक स्टूपर। और केटाटोनिक जो स्टूपर होता है, उस केटाटोनिक स्टूपर के अंदर ही पेशेंट के अंदर स्टूपर देखने को मिलेगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया या केटाटोनिक स्टूपर का आप इसको केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये शिजोफ्रेनिया का ही टाइप है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूपर किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, क्लियर है। इसके अलावा मैनिक एपिसोड, और मैनिक एपिसोड के अंदर भी याद रखना है स्टेज 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। स्टेज 4 ऑफ मेनिया पर्सन के अंदर स्टूपर लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टूपर लाइक सिम्टम्स ऑल्सो सीन इन स्टेज 4 ऑफ मेनिया। आज तक नहीं सुना होगा आपने सुना होगा मेनिया में तो एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि मेनिया के अंदर भी एक्टिविटी कम हो सकती है। और वो कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 4। अगर आप पहले क्लास लिए हो, मेरी फर्स्ट क्लास लिए हो, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था इमोशन के अपन डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, और उसके अंदर 4 स्टेज अपन ने पढ़ी थी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्सटासी। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, हाइपोमेनिया, मेनिया, सीवियर मेनिया और वेरी सीवियर मेनिया। एंड वेरी सीवियर मेनिया इज ऑल्सो नोन एज स्टूपरस मेनिया। अगर आपने क्लास ली हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है स्टूपर जो डिसऑर्डर है किसका, कॉन्शियसनेस का। कहाँ देखने को मिलेगा, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। इस कॉन्शियसनेस का ही दूसरा डिसऑर्डर है जिसका नाम है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो नोन एज, ये जो क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको अपन एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट भी कह सकते हैं। बात को समझना, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट characterized by absence of clear mindedness, characterized by absence of clear mindedness। बात को समझना, क्लाउड का मतलब होता बादल, धुंधलापन। एक तो था ट्रांसपेरेंट, एक होता सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से आप आराम से देख सकते हो। सेमी ट्रांसपेरेंट थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता है, एग्जैक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता, बादल जैसे होते हैं, देखा होगा आपने। तो वैसे ही क्लाउड, बादल छा जाते हैं, फोग आ जाता है, किसके सामने, कॉन्शियसनेस के सामने। मतलब आप क्लियर कॉन्शियस नहीं रहेंगे, आपका माइंड क्लियरली प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसके अंदर आपका क्लियर माइंड क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा। एक कंफ्यूजनल स्टेट टाइप में एक मिड स्टेट आ जाएगी जिसमें आप एग्जैक्टली कॉन्शियस नहीं रहेंगे। इसको अपन कहेंगे क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। और इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। और क्या रिपीट हो चुका है, clouded of consciousness is the characteristic symptom of जितने स्टार आप लगा सकते हैं लगा लेना, जितने स्टार आप लगा सकते हैं लगा लेना। डेलीरियम में से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। बताओ डेलीरियम क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। डेलीरियम इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। अगर किसी ने क्लासिफिकेशन की क्लास ली हो,
अगर किसी ने आज समझ में आ रहा होगा, जो स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं रहे, जिन्होंने रेगुलर क्लास नहीं ली, क्योंकि अब आपको एक्चुअल लॉस का पता चलेगा। इतने दिनों अपनी टर्म चल रही थी, बेसिक था, अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो बहुत ही टिपिकल होगा, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आगे की चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि बार बार अपन सब चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो डेलीरियम है वो ऑर्गेनिक, मैंने आपको बताया था, साइकेट्रिक में या मेंटल डिसऑर्डर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने, एक तो साइकोसिस और दूसरा न्यूरोसिस। साइकोसिस मेजर मेंटल इलनेस also divided into 2 parts, organic brain disorder and functional brain disorder. In organic brain disorder, 2 main disorders are characterized, delirium and dementia. मैंने बताया था, अभी शायद आपको कुछ नहीं आ रहा हो, अगर आपने प्रीवियस डिसऑर्डर लिया हो, प्रीवियस डिसऑर्डर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स का अगर आपने लेक्चर लिया हो, तो उसके अंदर मैंने आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, और उस क्लासिफिकेशन में अपन ने कहा था ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर आता है क्या, डेलीरियम। तो डेलीरियम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है? तो ये आपका है क्या, किसका डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अपन बात करते हैं इसी का एक डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का ही, जिसको अपन कहते हैं फैंटेसी, जिसको अपन क्या कहते हैं, फैंटेसी। तू ही मेरी फैंटेसी, गाना सुना होगा आपने। मीन्स क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैंटेसी, आप बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं। अब खो जाते हैं का मतलब समझना, आप यहाँ पर बैठे हैं और अभी बैठे बैठे देखो आप फैंटेसी में कैसे जाते हैं। क्लास ले रहे हैं और क्लास लेते लेते मैंने आपको कहा कि दिल्ली एम्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि कंफर्म सितंबर 15 को एग्ज़ाम होगा, जल्दी से तैयारी में जुट जाएं, बहुत समय है आपके पास। और ऐसा मैं कह रहा हूँ तो कहते कहते आप फैंटेसी में चले जाते हो। कैसे, समझे बात को। आप सोचते हैं अरे यार बहुत अच्छा मौका है, मैं तैयारी तो मेरी कंप्लीट हो ही गई है, सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ ही दिए हैं, अब की बार तो तैयारी भी बहुत बढ़िया है और अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो पहले महीने में ही 70,000 70,000 मेरी सैलरी आएगी। इतनी सैलरी का क्या करूँगा मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो एक बंगला खरीदूँगा, 70,000 में खरीद ले, बंगला खरीदूँगा, ज़बरदस्त शीशे का महल, और फिर एक लग्जरी कार लेकर के आऊँगा, कोई ऑडी, BMW, मर्सिडी, लैम्बोर्गिनी, ज़बरदस्त कोई करोड़ों में कार लेके आऊँगा। और फिर देखो मैं कार लेकर के 70,000 की तनख्वाह करने जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो लोग देखेंगे। अभी सोच रहे हो, खुश हो रहे हो आप, जैसे कि आप जा ही रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो इमेजिनरी। मैं जा रहा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, लैम्बोर्गिनी लेकर के जा रहा हूँ मैं, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, डायरेक्टर भी कोई फॉर्च्यूनर वगैरह में आता होगा, BMW में, मर्सिडीज़ में आता होगा, मैं लैम्बोर्गिनी लेकर के जाऊँगा। ये सर अगर मिल गए तो नहीं बिठाऊँगा, देखूँगा ही नहीं, मेरे दोस्तों से कभी बात नहीं करूँगा, बहुत दिन हो गए इनको परेशान करते हुए। जो मेरे को अभी परेशान कर रहे हैं उनको मैं बताऊँगा। फिर आप बैठे बैठे देखो सोच रहे हैं, आपकी जॉब भी लग गई, आपके पास पैसा भी आ गया, आपने लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली है, शादी भी हो गई, किसी ने दे दी लड़की इतने पैसे दे करके, बच्चे भी हो गए, देखो कितना अचीवमेंट कर लिया। इसी को अपन क्या कहेंगे, फैंटेसी। आप डेफिनेशन में कह सकते हैं इमेजिनरी अचीवमेंट्स। देखो दोस्तों, मैं आपको जो डेफिनेशन बताता हूँ वो सटीक बताता हूँ, इससे ज़्यादा चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने इतनी कहानी बताई वो 2 वर्ड में मैंने ख़त्म कर दी है, इमेजिनरी अचीवमेंट। जो आप रियल में अचीव नहीं कर सकते या अभी नहीं है आपके पास, हो सकता है आप आने वाले टाइम में करें, अभी नहीं है,
प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपके पास नहीं है। आप उसको इमेजिन करके, सोच करके आप अचीव कर रहे हो। जॉब लग गई, 70,000 आ गए, लैम्बोर्गिनी, बंगला, गाड़ी है, बंगला है, वाइफ है, बीवी है, माँ भी है, सब कुछ है। इमेजिनरी अचीवमेंट, इमेजिन करके अचीव करना है, क्या कहलाता है। फैंटेसी कुछ मैनिक स्टेट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर पर्सन कहाँ चला जाता है, फैंटेसीज के अंदर चला जाता है। पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, उसके माइंड में उसी तरीके से बहुत सारे विचार आने लगते हैं। इसका मतलब आप समझेंगे कि पर्सन किस में जा चुका है, फैंटेसी के अंदर। तो दोस्तों, टर्म का जो अपना टॉपिक था, जो मेन, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अपना जो मेन साइकेट्री का बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अपन कल नए टॉपिक के साथ अपन कल लेते हैं। सबसे पहले कुछ साइकोथेरेपीज करते हैं अपन, अब ईसीटी करते हैं अपन, और डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, जिससे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या जो पोर्शन है साइकेट्रिक का, वो आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि हो सकता है कब क्लास के लिए टाइम मिले नहीं मिले, कोशिश है अपनी पूरी, अपन पूरे साइकेट्रिक का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो जल्दी से अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सभी को लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं बार बार कहता हूँ कि इतने लोग अगर शेयर करेंगे तो इससे मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। याद रहें, अपना जो मकसद है वो कहीं पर भी पैसा कमाना ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी के लिए मैं एक फ्री सेवा दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इतना सा इस एक अच्छे काम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक्स।